स्वागत है आपका हमारे चैनल पीओबी हॉरर ऑफिशियल चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पंडित श्री अरुण कुमार शर्मा जी की लिखी हुई कहानी फांसी का दूसरा पार्ट। अगर आपने इस कहानी का पहला पार्ट नहीं सुना तो सुन लीजिए, जो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। ये वाला पार्ट आपको कुछ ज्यादा ही रोमांचित करेगा, क्योंकि डर और रहस्य दोनों से मिला जुला कुछ सुनने को मिलेगा आपको। एक बात और आप लोगों को बताना चाहते हैं, पहली बार हमारे चैनल पर डोनेशन दिया है सुपर थैंक्स के माध्यम से। हमारी फैमिली के दोस्तों ने पहला डोनेशन दिया सिद्धार्थ जी ने और दूसरा डोनेशन दिया है सुमित जी ने। आप दोनों का तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, अभी तक हमने सुना था कि अंतिम घड़ियों में भी उसकी आवाज लगातार गूंज रही थी। फांसी की कोठरी से लेकर फांसी घर जाने वाले रास्ते तक या अली के नारे गूंजते रहे। तो आप अपने ईयरफोन हेडफोन लगा लें, चलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। पहले यह आवाज तेज थी और नजदीक से आ रही थी, फिर दूर और मध्यम होती गई और मध्यम यहां तक कि बिल्कुल दब गई और खामोश हो गई। उसे शायद टोपी पहना दी गई। पौने घंटे बाद जब उसकी लाश उसके वारिसों को सौंपने के लिए ले जाई जा रही थी, तो मैंने ऊंचे स्वर में चीखते हुए जेलर से प्रार्थना की, मुझे कादिर को आखिरी बार देख लेने दीजिए। वह मेरा दोस्त बन गया था। मेरी कोठरी के सामने लाकर जब उसकी लाश पर से गाढ़े की चादर हटाई गई तो मैंने मुंह फेर लिया। उसकी जीभ बाहर निकल आई थी और आंखें खुली थीं, और जैसे मुझसे कह रही थी, मैं मोहब्बत करना और मरना जानता हूं, मगर तुम। घंटे भर बाद डॉक्टर वर्मा के पास पोस्टमार्टम के लिए कादिर की लाश आई। रस्से के कसाव से कंठ नलिका टूट गई थी और बिना किसी अवरोध के अथवा कष्ट के कादिर की मौत हुई थी। मरमाहत से डॉक्टर वर्मा पोस्टमार्टम करते रहे। यंत्रवत चलते रहे औजार निष्प्राण देह पर। सहसा कमरे को कंपाता, दरवाजे और खिड़कियों को खटखटाता और पर्दा को झकझोरता ठंडी बर्फीली हवा का एक झोंका डॉक्टर वर्मा के शरीर में सिहरन पैदा कर गया। उन्हें ऐसा लगा कि वे कमरे में अकेले नहीं हैं। किसी के पैरों की हल्की सी आवाज उन्होंने सुनी और उनके नासापुटों के समीप कोई दीर्घ निश्वास छोड़ गया है। अभी अभी वे चौंक उठे और उन्होंने स्तब्ध होकर ऊपर निगाह उठाई। कोई नहीं था कमरे में, सिर्फ हवा की साएं थी और पर्दे जोर से कांप रहे थे। तभी जेल का एक वार्डर भीतर घुसा। वह काफी घबराया हुआ था। भीतर आते ही उसने सहमते हुए कहा, रस्सी भी लाश के साथ भीतर आ गई है क्या डॉक्टर साहब? कौन सी रस्सी? डॉक्टर ने पूछा। जिससे कादिर को फांसी दी गई साहब, वार्डर बोला। फांसी घर में नहीं है वह। डॉक्टर वर्मा क्षण भर वार्डर की ओर देखते रहे, फिर बोले, लाश के साथ कोई रस्सी नहीं आई। बाद में पता चला कि रस्सी नहीं मिली। तमाम फांसी घर की खोज कर डाली गई, मगर पता न चला रस्सी का। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखकर चले गए डॉक्टर वर्मा। दिन भर अन्यमनस्क रहे वह। एक आंधी सी घुमड़ती रही उनके मन में। सांझ घिर आई। माघ की प्रखरता से बंधी बर्फीली वर्षों से भींगती सांझ। आसमान स्याह था और गहरा अंधेरा उतर आया था कमरे में। डॉक्टर वर्मा अंगीठी के सामने बैठे सिगरेट पी रहे थे। एक हलचल सी मची हुई थी उनके मन में। सवेरे अंतिम यात्रा के लिए जाते समय कादिर का कातर और म्लान चेहरा याद आ रहा था। जीवन का भंगुरत्व याद आ रहा था, और याद आ रहा था सवेरे का ही वह किसी अदृश्य का दीर्घ निश्वास और पैरों की हल्की आहट। क्या भ्रम था वह? मगर वह भ्रम कैसे हो सकता था? सांस की गर्मी तो उन्होंने अपने नासापुटों के नजदीक ही महसूस की थी। पैरों की हल्की पदचाप सुनी थी। तो फिर कौन था वह? डॉक्टर वर्मा ने वेदांत पढ़ा था, उपनिषदों का अध्ययन किया था और गीता द्वारा उन्हें आत्मा की अमृता का बोध हुआ था। भौतिकवाद, यद्यपि आत्मा की रहस्य लीला, उसके विस्तार, उसके विराट माया मोह को स्वीकार नहीं करता, मगर डॉक्टर वर्मा जानते थे कि चिरवांचित की खोज में निकली आत्मा जन्म जन्मांतर के घाट घाट पार करती हुई कितनी अतृप्त और कितनी प्यासी रहती है। सोचते सोचते डॉक्टर वर्मा व्यग्र हो उठे। तो क्या कादिर भी अतृप्तियों और असंतुष्टियों की अंधकाराच्छन्न वक्रवीथियों में भटक रहा है? देह का मोह क्या अभी भी उससे नहीं छोड़ा गया है, अथवा मन की कोई गांठ है जो खुलते खुलते रह गई? उठकर धीरे धीरे चलते हुए डॉक्टर वर्मा खिड़की के पास खड़े हो गए।
बाहर का अंधियारा और भी अधिक गहरा हो गया था। पटभूमि में खामोशी गिरते पानी को लपेटे समस्त वातावरण प्रेत भूमि सा नजर आ रहा था। डॉक्टर वर्मा अचानक चौंक पड़े। लगा जैसे समीप ही कुछ बजा हो। वे पीछे मुड़े। मेज पर रखे टेलीफोन की घंटी धीमी आवाज में बज रही थी। डॉक्टर टेलीफोन के निकट गए। बड़ी मध्यम आवाज थी घंटी की, बेजान सी, जैसे धुनी हुई रुई के ढेर के बीच से उठ रही हो उसकी आवाज। डॉक्टर ने रिसीवर उठाया, बोले, हेलो। प्रत्युत्तर में दूसरी ओर से अत्यंत धीमी, अस्पष्ट सी फुसफुसाहट आई। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर ने पूछा। पुनः वही मध्यम अस्पष्ट सी फुसफुसाहट भरी आवाज उभरी, जैसे कोई हजारों मील दूर बैठा बोल रहा हो कुछ। मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूं, डॉक्टर ने व्यग्रता से कहा। जोर से बोलिए। इस बार खट की आवाज हुई दूसरे छोर पर, जैसे किसी ने फोन रख दिया हो उस ओर। फिर सन्नाटा छा गया। डॉक्टर वर्मा एक क्षण झिझके। फिर उन्होंने टेलीफोन एक्सचेंज मिलाया, बोले, अभी किसी नंबर से फोन आया था। 97 से जवाब आया। यह सेंट्रल जेल का नंबर है जनाब। डॉक्टर वर्मा ने सेंट्रल जेल का नंबर मांगा। वहां से जवाब आया, हेलो, मैं डॉक्टर वर्मा बोल रहा हूं। डॉक्टर ने कहा, अभी किसने फोन किया था मुझे? आपको किसी ने फोन नहीं किया डॉक्टर साहब, जेल के दूसरे छोर पर किसी ने कहा, मगर अभी करीब 10 मिनट पहले मेरे टेलीफोन की घंटी बजी थी। कुछ साफ सुनाई नहीं दिया। एक्सचेंज से दस्यापत्त करने पर पता चला कि फोन जेल से किया गया था। मैं तो हुजूर 3 बजे से ड्यूटी पर हूं और मैंने आपको टेलीफोन किया नहीं। डॉक्टर एक क्षण स्तब्ध खड़े रहे, फिर बोले, तुम कौन बोल रहे हो? गंगाराम। जी हुजूर। तुम्हें अच्छी तरह याद है ना कि तुमने या किसी और ने मुझे फोन नहीं किया था? जी हुजूर। डॉक्टर ने रिसीवर रख दिया। किसने किया था फोन डॉक्टर वर्मा जान नहीं पाए, मगर घंटी स्पष्ट सुनी थी उन्होंने। केवल स्वर भर नहीं सुन पाए थे वे उस छोर से। कौन था वह क्या कहना चाहता था उनसे? डॉक्टर वर्मा अंगीठी में चटकती लकड़ियों और नीली लाल रोशनी को बैठे देखते रहे चुपचाप। दूसरे दिन जब डॉक्टर जेल गए तो उन्हें पुनः वही अनुभूति हुई। पैरों की वही हल्की आहट, वही दीर्घ निश्वास और पद्दों की सरसराहट के साथ हवा का वही चीत्कार। किंतु आज वह अनुभूति अधिक तीव्र थी, जैसे उस कमरे में उनके समीप ही कोई मेज से सटा खड़ा हो और जैसे वह उनकी प्रत्येक गतिविधि को गौर से देख रहा हो। व्यग्र होकर उन्होंने टेबल पर रखी घंटी बजाई। वार्डर गंगाराम हाजिर हुआ। डॉक्टर ने सामने रखी हुई कुर्सी की ओर संकेत करते हुए कहा, बैठो। गंगाराम झिझकते हुए बैठ गया। डॉक्टर बोले, तो तुमको भली भांति याद है कि रात को जेल से मुझे फोन नहीं किया गया था? जी हां साहब। और अपनी ड्यूटी के दौरान तुमने उस कमरे में और किसी को नहीं देखा? गंगाराम विचलित हो उठा। कोई जवाब देते न बना उससे। डॉक्टर उत्साहित होकर बोले, हां, क्या कहना चाहते हो तुम कहो। गंगाराम का चेहरा फक पड़ गया था, जैसे सफेदी पोत दी हो किसी ने उस पर। लार निगलकर बोला, हुजूर, अगर मैं कुछ अर्ज करूं तो आप समझेंगे कि या तो मैंने कल रात नशा किया था या सोते जागते की दशा में देखा वह सब। मगर हुजूर, जो कुछ भी इन आंखों से देखा उस पर भला अविश्वास कैसे करूं? डॉक्टर बोले, जो कुछ भी तुमने देखा हो साफ साफ बता दो, मैं अविश्वास न करूंगा उस पर। गंगाराम डॉक्टर के समीप आ गया, बोला, हुजूर, जो कुछ कल रात मैंने देखा वह बड़ा विचित्र था। जेलर साहब के कमरे में मेरी ड्यूटी थी। 5 बजे से जो पानी बरसना शुरू हुआ था उसने 7 साढ़े 7 बजे के करीब जोर पकड़ा। पानी कमरे में न आने पाए इसलिए उठकर मैंने तमाम खिड़कियां बंद कर दी थी। अचानक ही न जाने क्या हुआ हुजूर कि एक खिड़की की सिटकिनी खुल गई और खिड़की के रास्ते पानी की बौछार कमरे के भीतर आ गई। डॉक्टर वर्मा स्तब्ध से सुनते रहे। गंगाराम कहता गया, खिड़की बंद करके मैं जैसे ही मुड़ा तो लगा जैसे कमरे में अंधेरा भरता जा रहा हो। 100 पावर के 2 बल्ब जल रहे थे कमरे में, मगर उनकी रोशनी साफ साफ नजर नहीं आ रही थी। फिर उस धुंधले अंधेरे में जहां तक नजर आ सका देखा कि टेबल पर रखी टेलीफोन डायरेक्टरी अचानक खुल गई और उसके पन्ने हवा में फड़फड़ाने लगे और फिर टेलीफोन का रिसीवर अचानक हवा में टंग गया। डॉक्टर स्तंभित होकर बोले, हवा में टंग गया टेलीफोन रिसीवर, क्या कह रहे हो? जी हां, वैसे ही आतंकित स्वर में गंगाराम ने कहा। टेलीफोन डायरेक्टरी के पन्ने वैसे ही खुले रहे और फोन का रिसीवर वैसे ही टंगा रहा हवा में। ऐसी हालत
1-1.5 मिनट तक रही डॉक्टर साहब। डॉक्टर वर्मा के दोनों कानों में अस्पष्ट कोलाहल सा भरता जा रहा था। हथवाक से बैठे सुनते रहे वे गंगाराम का बयान। फिर बोले, तुमने किसी को देखा गंगाराम? नहीं हुजूर। डॉक्टर वर्मा क्षण भर मौन रहे, फिर बोले, कल सुबह जेल में क्या हुआ था गंगाराम? गंगाराम का स्वर विषण्ण हो गया। अब्दुल कादिर को फांसी हुई थी सरकार। कई क्षण तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर डॉक्टर वर्मा ने मौन तोड़ा, बोले, आज रात को तो तुम्हारी ड्यूटी फिर है ना जेल में? गंगाराम ने सिर हिलाकर कहा, जी। डॉक्टर वर्मा के मन में कुछ उठ रहा था। धीमे किंतु दृढ़ स्वर में बोले, देखो गंगाराम, कल रात को जिसने मुझे फोन करने की कोशिश की थी, संभव है कि वह आज मुझे फिर फोन करने की कोशिश करे। मैं नहीं जानता कि क्यों, पर ऐसा हो सकता है। सुन रहे हो ना गंगाराम? गंगाराम ने कहा, जी। जेलर के कमरे में जहां फोन रहता है, आज तुम्हें नहीं रहना है। डॉक्टर वर्मा बोले, तुम्हें किसी मुनासिब जगह पर खड़े होकर जेलर साहब के कमरे में होने वाली वारदातों पर निगाह रखना है। इतना कर सकोगे ना? गंगाराम ने सिर हिलाकर हामी भरी, जरूर करूंगा हुजूर। डरोगे तो नहीं? जैसे ताव आ गया हो गंगाराम को, दृढ़ स्वर में बोला, प्रतापगढ़ का ठाकुर हूं हुजूर। अंधेरी शाम फिर आ गई कयामत का शोर करती हुई। मूसलाधार वर्षा। डॉक्टर वर्मा अंगीठी के सामने बैठे किसी का इंतजार कर रहे थे। टेबल लैंप का प्रकाश उनके चेहरे पर तिरछा पड़ रहा था। प्रतीक्षा समाप्त हुई। फोन की घंटी बजी। वही निष्प्राण सी री री, जैसे दूर गिरजाघर की घंटियां एक लय में बज रही हों। डॉक्टर टेबल के समीप आ गए। हाथ कांप रहे थे उनके, फिर भी स्वर को दृढ़ बनाकर वे बोले, हेलो। उत्तर में दूसरी ओर से सिसकने की आवाज आई। हेलो, मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश वर्मा बोल रहा हूं। डॉक्टर ने कहा, आप कौन बोल रहे हैं? इस बार सिसकने की आवाज और भी तेज हो गई, जैसे विकट वेदना और अतुल संताप से बिद्ध हो किसी का प्राण पंक्षी। डॉक्टर वर्मा का हाथ बुरी तरह कांप रहा था, फिर भी अपने को संयत करके बोले, यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू एंड आर यू? धीरे धीरे सिसकने की आवाज मध्यम हुई और दूसरे छोर पर फुसफुसाहट उभरी। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं डॉक्टर साहब। मैं आपसे जरूर कहूंगा, वरना मुझे और मेरी रूह को राहत नहीं मिलेगी। हां हां कहिए। फांसी? नहीं, मैं आपसे नहीं कहूंगा यह बात। फुसफुसाहट तेज हुई। मैं उन्हीं से कहना चाहता हूं यह बात जो मेरे पड़ोसी थे और थे मेरे हमदर्द। क्या आप उन्हें बुला सकते हैं? मगर आप हैं कौन? डॉक्टर ने प्रश्न किया। अब्दुल कादिर। डॉक्टर के दोनों कान झनझन करने लगा जैसे उनके सामने कमरा घूम रहा हो अथवा वे आपा खो बैठे हों। रिसीवर गिरता सा प्रतीत हुआ, फिर भी वे अपने को संभाल कर बोले, तुम अब्दुल कादिर हो? जी हां। वह स्वर कातर हो गया। मुझे निजात नहीं मिल पाई डॉक्टर साहब। मैं यही फांसी की कोठरी में भटक रहा हूं। यहां गहरा अंधेरा और सर्दी है। मैं रोशनी चाहता हूं डॉक्टर साहब। क्या आप मेरी मदद कर सकेंगे? डॉक्टर की आवाज लड़खड़ाई। तुम्हारा मतलब मिस्टर शर्मा से तो नहीं है कादिर, जिनसे तुम्हारी रात रात भर बातें होती थीं? जी हां। व्यथा से डूब गया अब्दुल कादिर का स्वर। मैं आपका एहसान कभी न भूल सकूंगा डॉक्टर साहब, अगर आप उन्हें बुला सकें। मैं तड़प रहा हूं। मैं अपना चैन खो बैठा हूं। क्या आप मुझे मुक्ति न दिलाएंगे? मेरी मदद न करेंगे? करीब 2 घंटे बाद मुझे फोन करो अब्दुल कादिर। डॉक्टर ने कहा, इस समय 9:30 बज रहे हैं। मेरा मतलब है कि करीब 11:30 बजे तुम मुझे फोन करो कादिर। हो सकता है कि तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। खुदा आपको जन्नत बख्शे डॉक्टर साहब। दूसरे छोर पर आवाज उभरी और फिर फोन रख दिया गया। विचित्र था यह अनुभव भी। अब्दुल कादिर मौत की वीरान अंधेरी घाटी में सुला दिया गया था। कब्र में दफना दिया गया था उसका शव, लेकिन फांसी घर की अंधेरी डरावनी चहारदीवारी में भटक रही थी। उसकी कातर अशांत आत्मा और जो गांठ थी उसके मन में, उसे खुलवाने के लिए उसने डॉक्टर से निवेदन किया था। डॉक्टर ने जेल का नंबर मिलाया। वहां से वार्डर गंगाराम की आवाज आई, हेलो, तुमने क्या क्या देखा गंगाराम? डॉक्टर का स्वर लड़खड़ा रहा था। सच सच बतलाना क्या क्या हुआ? दूसरे छोर पर गंगाराम की आवाज में आतंक की छाया उत्तर आई। बोला, भगवान की कसम खाकर कहता हूं, सच सच ही बताऊंगा। वह अभी कमरे में आया था डॉक्टर साहब। कौन? अब्दुल कादिर।
गंगाराम का स्वर लड़खड़ा गया। वही जिसे कल सवेरे फांसी दी गई थी। कल की तरह फिर रोशनी धीमी हुई और हुजूर, मैंने अपनी आंखों से देखा कि बंद दरवाजों के बीच से निकलकर कादिर की धुएं जैसी आकृति हाथ में फोन लिए किसी से बातें कर रही थी। अच्छा, डॉक्टर बोले, और तुम क्या करते रहे इस बीच? मैं तो पसीने पसीने हो गया था हुजूर, गंगाराम ने कहा। हनुमान चालीसा तक ठीक से नहीं पढ़ पाया। डॉक्टर को हंसी आ गई। बोले, अच्छा गंगाराम, अब कुछ नहीं होगा, मगर एक काम करो, मेरी ओर से जेलर साहब से बोल दो कि कैदी नंबर 92 मिस्टर शर्मा को लेकर आ जाएं और तुम भी कमरे में रात 12 बजे के बाद आना। और जब मैं जेलर साहब के साथ डॉक्टर वर्मा के यहां पहुंचा तो वे काफी घबराए हुए मिले मुझे। मैंने विस्मित होकर पूछा, इस बरसाती रात में आपको मुझसे कौन सा काम है मिस्टर वर्मा? डॉक्टर ने व्यग्र होकर कहा, आप बैठिए, मैं आपसे विस्तार से बातें करना चाहता हूं। मैं बड़ा परेशान हूं। वर्षा का कोलाहल तीव्र हो गया था और पर्दे की परछाइयां दीवारों पर नाच रही थीं। डॉक्टर वर्मा निर्विनेश दृष्टि से अंगीठी में सुलगते अंगारों को देखते रहे, फिर बोले, जो कुछ आपसे कहना चाहता हूं मिस्टर शर्मा, हो सकता है कि उसे सुनकर आप मुझे पागल समझें। मैं हंस पड़ा। ठंडी हवा का एक झोंका डॉक्टर के बदन में सिहरन पैदा कर गया। स्तब्ध स्वर में उन्होंने कहा, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। कल रात से अपने फोन पर मैं एक ऐसे व्यक्ति का रुदन चीत्कार एवं फुसफुसहट सुन रहा हूं जिसे कल सवेरे फांसी पर लटका दिया गया था। मेरा मतलब अब्दुल कादिर से है मिस्टर शर्मा। इस बार हंस न सका मैं। आतंक से विवर्ण हो गया। मेरा चेहरा और आंखें फैल गईं। अस्फुट स्वर में बोला, ये क्या कह रहे हैं? ये तो बिल्कुल बेकार की बात है। नहीं, ये बेकार की बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा, आपके आने के 1 घंटा पूर्व मैंने कादिर से फोन पर बातें की। उसने आपसे बात करने की इच्छा व्यक्त की है। मुझसे मेरे कानों में जैसे कुछ बज रहा था। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर वर्मा? कादिर तो मर गया। द डेड डू नॉट रिटर्न। अंगीठी की लकड़ियां चटकी। डॉक्टर ने अपना पाइप जलाया। बोले, कब्र में उसका शरीर ही दफन हुआ है मिस्टर शर्मा। कादिर की प्यासी अतृप्त आत्मा अभी भी फांसीधर की डरावनी दीवारों से टक्कर मार रही है। बाहर आने के लिए कादिर मुक्ति चाहता है मिस्टर शर्मा। बिजली चमकी और मेघ गर्जन का दुर्दांत स्वर गूंज गया वातावरण में। विजड़ित सा बैठा रहा मैं कुर्सी पर। पसीने की बूंदें मेरे माथे पर चुहचुहा आई थीं। लार निगलते हुए बोला, यह आपका भ्रम है मिस्टर वर्मा। लीव इट फॉर एवर और हाई। वह फोन कहां से करेगा? उसने 2 बार झेल से फोन किया था मिस्टर शर्मा। डॉक्टर ने कहा, वार्डर गंगाराम गवाह है इन वारदातों का। भय से कातर हो गया मैं। संशय और दहशत की मिलीजुली अनुभूति ने मुझे कुंठित सा कर दिया था। फिर भी बोला, हो सकता है किसी ने मजाक किया हो, शरारत भरा मजाक। डॉक्टर मेरी बात का जवाब दें कि उसके पहले बादलों के गर्जन का शोर पुनः गूंजा और बिजली कांद गई खिड़कियों के शीशों पर, और तभी फोन की घंटी बजी, निष्प्राण और कमजोर सी। डॉक्टर व्यग्र हो उठे। बोले, सुन रहे हैं आप? क्या? टेलीफोन की घंटी। डॉक्टर ने कहा, यह कादिर का फोन है। 11:30 हो गए हैं ना? मैंने उसे यही वक्त दिया था। और वे सोफे से उठ खड़े हुए। निश्चय ही एक विचित्र इंद्रजाल सा घटित होने जा रहा था उस समय और उस निविड़ रात्रि में। उस कौतुक के दर्शक एक ओर बन रहे थे वार्डर गंगाराम के साथ जेलर मिस्टर श्रीवास्तव, और दूसरी ओर बन रहा था मैं डॉक्टर वर्मा के साथ। अजीब था वह समा। अंधकाराच्छन्न रात्रि में बरसात के हाहाकार पर वेष्टित स्याही से पागल हवा का चीत्कार, दरख्तों की साएं साएं, अतुल रहस्यमय अंधियारा, और ऐसे वातावरण में मुक्ति हेतु एक प्रेत की कातर संतप्त पुकार ने आवाहन किया था मेरा। मैं असहाय सा उठ खड़ा हुआ। भयातुर स्वर में बोला, पूछिए क्या चाहता है मुझसे? कादिर। टेबल के पास पहुंचकर रिसीवर उठाया। बोले, मैं डॉक्टर वर्मा बोल रहा हूं। कादिर मिस्टर शर्मा इस वक्त मेरे पास हैं। लो उनसे बात करो। और रिसीवर उन्होंने मेरी ओर बढ़ा दिया। कांप रहा था। यह सर्वथा निराला अनुभव था मेरे लिए। रिसीवर अपने मुंह के करीब ले जाकर बोला, मैं शर्मा बोल रहा हूं। आप कौन हैं? डॉक्टर की आतुर दृष्टि मेरे चेहरे पर जमी रही। सहसा मेरी आंखें विस्फारित हो गई। माउथपीस पर हाथ रखकर मैं बोला, दूसरे छोर पर कोई फुसफुसा रहा है मिस्टर वर्मा। कुछ कहना चाहता है वह। डॉक्टर व्यग्रता से बोले,
उसे सुनने की कोशिश कीजिए प्लीज। मैंने माउथपीस पर से हाथ हटा दिया। अचानक रिसीवर कांप गया मेरे हाथ में। निश्चय ही कोई उस ओर से अस्फुट स्वर में बोल रहा था, मगर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने डॉक्टर की तरफ अविश्वास के भाव से देखा। उन्होंने मेरे हाथ से रिसीवर छीन लिया और उसे मुंह के पास ले जाकर बोले, मैं डॉक्टर वर्मा बोल रहा हूं। तुम अपने अस्तित्व का और उपस्थिति का प्रमाण दो कादिर। फिर वे 2-3 मिनट तक कुछ सुनते रहे और उसके बाद उन्होंने रिसीवर मुझे थमा दिया। इस बार अस्फुट स्वर नहीं था, साफ साफ आवाज थी, जिसे सुनकर एक बारगी चौंक पड़ा मैं। भय, आतंक और आश्चर्य के मिले जुले भाव से भर गया मेरा मन। वह कादिर ही था, कादिर की ही आवाज थी, बिल्कुल स्पष्ट और साफ। पहचानने में देर न हुई उसकी आवाज को। वह भरे गले से अवरुद्ध कंठ से कह रहा था, पंडित जी, मैं अभी भी फांसी की गंदी और अंधेरी कोठरी के सीलन भरे फर्श पर बैठा हूं। मुझे शांति नहीं पंडित जी, मेरी रूह को राहत नहीं है। मैं बहुत बेचैन हूं, आपकी मदद चाहिए। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं भी जिंदगी भर आपकी मदद करूंगा। कैसी मदद कादिर, साफ साफ कहो। अगर मुझसे हो सकेगा और मेरे लायक होगा तो जरूर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरी बात सुनकर कादिर का गला भर आया। फिर उसे साफ कर बोला, पंडित जी, मैं अपनी कब्र पक्की चाहता हूं। क्या आप पक्की बनवा देंगे? हां, बनवा दूंगा कादिर। आगे बोलो। मेरी बीबी बिल्कुल अनाथ और लावारिस हो गई है। उसका अब इस दुनिया में कोई नहीं है। पंडित जी, वह जो भी मदद चाहे अपनी छोटी बहन समझकर उसकी मदद कीजिएगा। करोगे ना मदद पंडित जी? हां करूंगा कादिर, तुम बेफिक्र रहो। थोड़ा रुककर साए साए की आवाज में आगे बोला, कादिर, मेरे गले में फांसी का फंदा अभी भी पड़ा है पंडित जी। उसका टुकड़ा अभी भी झूल रहा है मेरे गले में। जब वह मेरे गले से निकलेगा तभी मुझे फांसी घर से मुक्ति मिलेगी पंडित जी। कैसे निकलेगा वह फंदा, कोई उपाय है? हां है, कादिर अस्फुट स्वर में बोला। इसके लिए मैं आपके सामने आना चाहता हूं, मगर ऐसे में नहीं आ सकूंगा। आपको एक वजीफा मंत्र बतला रहा हूं और उसे मन ही मन में पढ़े। आपके पढ़ने के तुरंत बाद ही मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। इतना कहकर कादिर की आत्मा ने मुझे अरबी में एक वजीफा बतलाया, जिसे मुझे बराबर 21 बार पढ़ना था। कादिर की आत्मा ने मुझे यह भी बतलाया कि जिस बृहस्पतिवार की रात में वह वजीफा पढ़ेगा वह तुरंत हाजिर हो जाएगा और मेरी मदद करेगा। मगर यह सब बातें मैंने डॉक्टर वर्मा को नहीं बतलाई। खैर, बात खत्म हो गई और मैंने फोन रख दिया। डॉक्टर वर्मा से जब मैंने कहा कि कादिर की आत्मा प्रत्यक्ष में मुझसे मिलना चाहती है तो वे एक बारगी घबरा उठे। बोले, सचमुच मिलना चाहती है वह? हां, कुछ ही देर बाद इसी कमरे में प्रकट होगी उसकी रूह। आप चाहे तो किसी को बुला सकते हैं। मैंने कहा। डॉक्टर वर्मा कुछ बोले नहीं, सिर्फ एक बार मेरी ओर देखा और फिर सिर नीचे कर लिया उन्होंने। कमरे में सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा कि बाहर बारिश कुछ धीमी हो चली है। कीड़े मकोड़े की अजीब किस्म की री री और दरख्तों के साए से गूंजित अंधियारा, उत्तेजना से, उद्घांत दृष्टि से अंगीठी में दहकते अंगारे की रोशनी की ओर देख रहा था मैं। मेरे चित्त में एक विकट आलोड़न मचा हुआ था और दहशत ने जैसे ढक लिया था मेरे चैतन्यता को। अब तक मेरी दृष्टि में अशरीरी तत्वों और इस प्रकार की प्रेतात्माओं से संबंधित किसी भी प्रकार के तथ्यों का कोई मूल्य नहीं था। मैं इन सब बातों को न कोई महत्व देता था और न तो उनको सत्य ही समझता था। मेरे लिए यह सब कुछ सिवाय भ्रम के और कुछ भी न था। आत्मा के अस्तित्व को तो अवश्य स्वीकार करता था, मगर भूत प्रेत आदि के अस्तित्व को बिल्कुल असत्य मानता था मैं। लेकिन इस घटना ने मेरी सारी मान्यताओं को और मेरी सारी धाराओं को एक बारगी धूल में मिला दिया था। मैं स्तब्ध था, हतप्रभ था, तर्क शून्य था, कुछ सोचने समझने की क्षमता भी नष्ट हो चुकी थी। अचानक हाहाकार करता हुआ हवा का एक झोंका बारिश की फुहार के साथ खिड़की के रास्ते भीतर घुस आया और फर्श पर बिछे कालीन को तर कर गया। पागल हवा की साएं साएं पुनः तेज हो गई और उसी के साथ तीव्र हो गया वर्षा का शोर। पर्दे बुरी तरह कांप रहे थे और दरवाजों खिड़कियों को खटखटाती हवा दरख्तों में सिर पटक रही थी। तभी लगा जैसे कमरे की रोशनी धीमी हो रही है और भीतर उतरता आ रहा है हल्दी के रंग का धूमिल अंधियारा, जैसे दमकते बल्बों को लकवा मार गया हो। मेरा सारा शरीर कांप रहा था, आत्मा सहम गई थी। बदलते हुए तमाम दृश्यों ने मेरे अंदर तुरंत कुंठाएं भर दी थीं।
जिससे मेरा शरीर, मेरा मन शिथिल होता जा रहा था। डॉक्टर वर्मा की आंखों में एक विचित्र प्रकार की चमक उतर आई थी। स्थिर दृष्टि से वे दरवाजे की ओर देख रहे थे और उनके कान किसी के पदचाप की आहट ले रहे थे। सहसा वे अस्फुट स्वर में बोले, मिस्टर शर्मा, ही इज कमिंग। और भयानक स्वर में चीत्कार करते हुए मेघ गर्जन के मध्य आया अब्दुल कादिर। काजल जैसे बादलों को चीरकर जो विद्युत रेखा कौंधी थी, उसी की चमक में वह कमरे के बीचों बीच खड़ा दिखा। लंबा, छरहरा और चौड़े कंधों वाला शरीर, पारदर्शक और वायवीय सा, जिसके आर पार दिख रहा था सब कुछ। मैं स्तब्ध खड़ा था, मगर डॉक्टर वर्मा तो होश ही खो बैठे थे। जूड़ी के रोगी जैसा कांप रहा था उनका सारा शरीर। पहले तो लगा जैसे केवल धड़ ही कादिर का दिख रहा है, सिर नहीं, किंतु पुनः बिजली चमकी तो सब कुछ स्पष्ट हो गया। विषण, रक्तहीन सा मुख और निष्प्राण आंखें और गले में लटकती हुई रस्सी। यही रस्सी तो गायब हुई थी फांसी देने के बाद। निमिष मात्र में ही घटित हुई यह रहस्यमयी लीला, किंतु लगा जैसे एक युग गुजर गया हो। धीरे धीरे हवा का चीत्कार रुक गया, बारिश का शोर भी थम गया और जलते हुए बल्बों की आभा पुनः वापस आ गई। डॉक्टर भी जैसे वर्तमान में लौटे। उन्होंने मेरी ओर निगाह फेरी। शिथिल और टूटे से दोनों हाथों में अपना सिर थामे बैठा रह गया था मैं। मेरे गले के नीचे कंठ में कुछ धधक सा रहा था, जैसे किसी ने आग लगा दी हो वहां, और उसी शारीरिक मानसिक स्थिति में न जाने कब तक अपलक निहारता रहा मैं सामने फर्श पर पड़ी फांसी की रस्सी के फंदे को। और तभी डॉक्टर वर्मा मेरे करीब आए, बोले, अब्दुल कादिर मुक्ति चाहता है मिस्टर शर्मा। मैं सोचता हूं कि अब आपको विश्वास हो गया होगा। हां, विश्वास हो गया था मुझे भारतीय पराविद्या के उस तिमिराच्छन्न गंभीर और रहस्यमय सत्य पर। मैंने उस परम शाश्वत सत्य का प्रत्यक्ष दर्शन और प्रत्यक्ष अनुभव किया था। आत्मा विभिन्न रूप धारण करती है, मगर उसके अस्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। मृत्यु शरीर की होती है, जीवन की नहीं। मृत्यु के बाद भी जीवन की धारा सतत प्रवाहित रहती है। आत्मा पर मृत्यु का किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा शाश्वत है, अजर है, अमर है। भूत प्रेत का भी अपना अस्तित्व है, अपना जीवन है, अपना लोक है और अपनी मतिगति। और मुझे इन तमाम सनातन धारणाओं पर पूर्ण रूप से विश्वास करना पड़ा उस घटना के बाद, और उसी विश्वास के आधार पर उसी समय से शुरू कर किया परलोक विद्या से संबंधित गूढ़, गोपनीय और रहस्यमय विषयों पर शोध और अन्वेषण कार्य। मैंने कहने की आवश्यकता नहीं, उसी दीर्घकालीन शोध एवं अन्वेषण का परिणाम है मेरी पुस्तक मरणोत्तर जीवन का रहस्य। यह लिखना अतिशयोक्ति न होगी कि इस महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना में अब्दुल कादिर की आत्मा का समय समय पर पूरा सहयोग मिलता रहा मुझे। इस दीर्घ अंतराल में न जाने कितने बृहस्पतिवार को मैंने वजीफा पढ़ा, न जाने कितनी बार अब्दुल कादिर की रूह मेरे सामने आई, और न जाने कितनी बार उसने परलोक के रहस्यों को बतलाया मुझे। सचमुच उसने मेरी पूरी मदद की। ईश्वर, खुदा, गॉड उसे मुक्ति दे मोह और अतृप्ति के बंधन से, असंतुष्टि के अंधकार से संतुष्टि और तृप्ति के प्रकाश में परमात्मा अब्दुल कादिर की आत्मा को मुक्ति का पथ दिखलाए। बस मेरी यही कामना है। हवा का शोर बिल्कुल धीमा हो गया था और लगा कि जैसे जीने की सीढ़ियों पर धप धप की हल्की ध्वनि करता हुआ नीचे उतर गया हो अब्दुल कादिर। दूसरे ही दिन मुझे भी जेल से मुक्त कर दिया संदेह का लाभ देकर। दोस्तों, ये कहानी यहां समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ में ये भी बताएं आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हैं। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप हमारी कहानियों से जुड़े रहें। मिलते हैं हमारी अगली कहानी में। जब तक आप अपना ख्याल रखें।